छत से आवाज़ आती थी, कभी हंसने की आवाज़ आती, कभी सहन से आवाज़ आती थी। जिस तरह मैंने कुत्ता देख लिया, बाजी को बताया था, बाजी ने मेरे साथ देखा, उनके शौहर ने भी देख लिया था। उसी के अगले रात ही उनके बच्चे मारे गए तो राबिया बाजी तो होश ही खो बैठी। एक माँ के 3 लख्ते जिगर एक ही रात में कब्र में चले गए। वो हवास बाख्ता हो गई, वो होश खो बैठी, वो नॉर्मल नहीं। और बाजी आपने गौर किया कि आपको मकान ये सस्ता मिला होगा। उसके बाद राबिया बाजी के शौहर ने औने पौने इस मकान को बेच दिया था और काफ़ी अरसा ये मकान बंद पड़ा रहा है। और जब मकान बंद होते हैं तो चमगादड़ें तो आ जाती हैं। इस तरह ये हो सकता है ये चमगादड़ आ गई हैं। बाजी मैं आपको मशवरा दूंगा, बहुत अच्छी हैं, आप इस घर को छोड़ दें, ये घर ठीक नहीं है बाजी, चले जाएं। मैं नहीं चाहती आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या हो जाए जिस तरह राबिया बाजी के साथ हुआ था। मेरा काम तो बताना था बाजी। और उसके चेहरे पे इतनी खौफ था, बताते हुए इतनी घबराई हुई थी, इतनी डरी हुई थी। राबिया इतनी डर गई, इतनी सुगड़ गई कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ है। उसके बाद राबिया उसके साथ बैठी बातें करती रही, कमरे में इधर उधर जा ना सकी। वो इतना ज़्यादा खौफजदा हो गई थी कि 3-4 बजे का ही टाइम था कि बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो समझ गई इस अंदाज में दरवाज़ा अहमर बजाते हैं। बाहर गई, पूछा कौन, तो अहमर ने कहा मैं हूँ। उसने दरवाज़ा खोला, देखा बीवी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तभी उसने खाला को कहा खाला अब आप जाइए, मेरे शौहर आ गए हैं, कल आप आ जाइएगा। खाला इजाज़त लेकर चली गई और शौहर बोला क्या हो गया भाई, तुमने कॉल पे कॉल किए, मैं परेशान हो गया, जल्दी आ गया हूँ, क्या मसला हो गया? उसने कहा अमर आपको नहीं पता आज क्या हुआ है, यहाँ पे एक चमगादड़ निकली है। तो अमर बोला इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, जब घर बंद पड़े होते हैं, कोई नया बंदा लेता है तो चमगादड़ इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात थी? और वैसे भी नादिया तुम तो पढ़ी लिखी हो यार, बहुत वेल एजुकेटेड हो, क्या इस तरह की बातें कर रही हो, मतलब क्या इस बात का? उसने कहा अहमर बात चमगादड़ की नहीं है, खाला नसरीन ने जो कुछ मुझे बता दिया है तुम सोच भी नहीं सकते इस घर के अंदर क्या है। क्या बताया है खाला ने तुम्हें? अहमर बोला। तो उसने शुरू से लेके वो सारे वाकयात जितने भी उसने सुने थे वो सब के सब अहमर को सुनाए और कहा अहमर ये घर ठीक नहीं है, ये भूतिया घर है, इसमें कोई आसेब रहता है। खाला ने मुझे बता दिया, मेरा तो दिल धड़क रहा है, मैं तो डर गई हूँ, कुछ करो यार। अहमर को गुस्सा आ गया कि नादिया तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें, खाला बजाय तुम्हें हौसला देती वो उल्टा तुम्हें डरा रही हैं। भाई वो तो जाहिल हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, कमरों में काम करने वाली औरत है, उसने तो इस तरह की बातें करनी है। मुझे हैरत तो तुम पे हो रही है यार, तुम तो पढ़ी लिखी हो, क्या इस तरह की बातें कर रहे हो, अल्लाह ने हमें घर दे दी है। तभी बोली अहमर मुझे भी पता है इस इलाके में मकान बहुत महंगे हैं, याद है तुम्हें इससे पहले हमने प्लाट लेने की कोशिश की थी, कितना महंगा प्लाट था, और ये घर तो बना बनाया घर है, तो हमें इतना सस्ता कैसे मिल गया बना बनाया घर? ये बात तो खाला की ठीक है कि इसका मालिक इसको औने पौने बेच के गया था, हमने औने पौने ही खरीदा है, वरना तो इस इलाके की प्रॉपर्टी का रेट इतना हाई है, प्लाट लेना ही इतना मुश्किल है, और हमने ये घर इतना सस्ता क्यों खरीदा है? अहमर बोला ओ हो प्लीज यार ये क्या टॉपिक लेके बैठ गई हो, तुम्हें पता है मालिक को जल्दी थी जाने की, उसको फौरन कैश चाहिए था, नगद पैसों पे बेचना चाह रहा था, सब कुछ तुम्हारे सामने तो है, और ऐसा कई दफा होता है, कौन सी बात कहां से जोड़ रही हो? प्लीज यार अब मैं आ गया हूं, भूख लगी है, कुछ खाने का करते हैं। वो जान चुका था कि बीवी वहम का शिकार हो रही है पढ़ी लिखी होने के बावजूद, लेकिन एक औरत की बातों में आके ऐसा सोच रही है। खैर अगली सुबह वो ऑफिस की तरफ रवाना हो गया और वो खाला नसरीन का इंतज़ार करने के लिए बैठ गई। आज खाला नसरीन देर कर रही थी, अभी तक आई नहीं थी, तो उसने सोचा ये जो बिस्तर हैं इनको कम से कम मैं धूप लगाने के लिए ऊपर छत पे ही डाल आऊं, धूप आती नहीं है जब तक खाला नसरीन भी आ जाएंगी। उसने बिस्तर उठाया और सीढ़ियां चलती हुई ऊपर पहुंच गई। ये सुबह 11 बजे का टाइम था। जब वो छत पे गई है तो पहला मंजर जो उसकी आंखों ने देखा तो उसकी पूरी छत चमगादड़ों से भर चुकी थी। उसकी छत पे बड़ी बड़ी चमगादड़ ही चमगादड़ थी, ऐसा लगता था जैसे पूरी छत पे पांव रखने की जगह तक नहीं।
चमगादड़ ही चमगादड़ थे। उसने इतनी ज़्यादा चमगादड़ ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी कि पूरी छत चमगादड़ों से भरी हुई थी, कुछ उड़ रही थी और बैठी हुई थी। ये मंजर इतना भयानक था कि दिन की रोशनी में छत पे इतना ज़्यादा चमगादड़ों को देखना कि एकदम से वो खौफजदा होकर नीचे भागी। रज़ाई उसके हाथ से गिर गई और वो तेज़ी के साथ लुढ़कती हुई नीचे आके गिरी। उसको काफ़ी चोटें लगीं, लेकिन शदीद चोटें नहीं लगीं। तभी बाहर दरवाज़ा खुलने की, नॉक करने की आवाज़ आई और बाहर से कोई बोला, बेटी दरवाज़ा खोलो, नसरीन हूँ मैं। वो जैसे कैसे उठी, भाग के दरवाज़ा खोला तो खाला नसरीन ने देखा नादिया के रंग उड़े हुए हैं, शदीद खौफजदा है। खाला ने पूछा, क्या हुआ बेटी? बाजी क्या हुआ? तो उसने हाँपते कांपते सारी सूरत हाल सुनाई कि ये हुआ है। रज़ाई कहाँ है? उसने कहा ऊपर। तो खाला नसरीन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आओ मेरे साथ देखते हैं। उसने कहा, खाला मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो खाला बहादुर थी, सीढ़ियों में गई, उसने रज़ाई उठाई और ऊपर जब छत पे गई तो छत पे कुछ भी नहीं था। उसने कहा, बाजी ऊपर छत पे तो कुछ नहीं है। उसने कहा, नहीं है खाला नसरीन, मैंने देखा है। तो उसने कहा, आइए आप आके देखिए। और जब वो खाला नसरीन के साथ ऊपर गई तो ऊपर कुछ भी नहीं था। नीचे आ गई, बहुत ज्यादा डर गई थी। आज खाला नसरीन जहां जहां काम कर रही थी वो उसके पीछे पीछे फिर रही थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। कल की सारी बातें भी उसके दिमाग में थी और आज का जो वाकया हुआ था तो वो तो था ही बहुत हैरान कुन। तो शाम को जब अहमद घर में आए तो उसने खाला को छुट्टी दी और फौरी तौर पे अहमद को सारा वाकया सुनाया कि ये हुआ है आज। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा, आपको लगता है मेरे वहम हो गया है, जबकि मैंने अपनी खुली आंखों से चमगादड़ों को देखा है। कभी आपने जिंदगी में इतनी ज़्यादा चमगादड़ इकट्ठे देखी? आप क्यों नहीं मेरी बात पर यकीन कर रहे? यकीन कीजिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अहमद जानता था इस वक्त वो वहम का शिकार हो गई है, मैं अब उसको फौरी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है यार, देखते हैं इसको, कुछ करते हैं, फिलहाल मुझे भूख लगी है। किचन तो साफ हो गया था ना, कुछ खाने का। अच्छा मैं खाने का देखती हूँ। और अहमद जिस कमरे में वो रहते थे, जो उनका बेडरूम था, उसके साथ ही जुड़ा हुआ वॉशरूम भी था। अहमद ने कहा, ठीक है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम्हें लिए खाना। नादिया किचन में खाना तैयार करने के लिए जैसे ही घुसी तो पीछे से अहमद वॉशरूम के अंदर चला गया। वो ऑफिस से आया था, नहा धो फ्रेश होके जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो नादिया अभी तक किचन में थी, लेकिन पूरे ही बिस्तर के ऊपर खून ही खून बिखरा हुआ। जैसे वो बाहर निकला तो एकदम से परेशान हो गया कि ये पूरे कमरे के अंदर चादर पे, बेड पे ये खून ही, कमरे में नहीं, चादर पे खून ही खून बिखरा हुआ है। ये खून कहाँ से आया? वो देख के परेशान हो गया। तो उसने ये वाली जो उंगली होती है, अपनी इस उंगली को आगे किया और अपनी उंगली को, खून को टच करके देखा, जमा हुआ है, ताज़ा है या क्या है। जैसे ही उसने खून उंगली पे, खून पे सामने धब्बे पड़े हुए थे, उसने उंगली टच की तो बिल्कुल ताज़ा खून था। जैसे ही उसने अपनी उंगली पीछे की तो उसने देखा उसकी उंगली से ही खून बहना शुरू हो गया। अगर यही मंजर उसको नादिया बताती तो वो कभी भी यकीन ना करता, वहम समझता। लेकिन अभी एक हैरत अंगेज मंजर उसके सामने हुआ था कि खून ही खून देख के उस खून को उसने अपनी उंगली टच की और जैसे ही उंगली वापस उसने उठाई तो उसी की उंगली से खून बहना शुरू हो गया। कोई कांटा नहीं चुभा था, उसके बावजूद उसकी उंगली से मुसलसल खून बह रहा था, जैसे किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा चबो दिया हो। उंगली से कोई दर्द नहीं हो रहा था, कुछ चबोया भी नहीं गया था, लेकिन उंगली से मुसलसल तेजी के साथ खून बह रहा था। और वो जानता था जब वो नहा रहा था कोई उसकी उंगली से खून नहीं था। अगर खून निकला है तो इस खून को टच करने से, उंगली टच करने से खून निकला है। तो उसने जल्दी से जो टॉवल हाथ में पकड़ा हुआ था उससे अपनी उंगली को दबा दिया, खून रखने की कोशिश की और खड़ा परेशान हो रहा था, ये क्या हो रहा है। तो तभी कमरे के अंदर नादिया दाखिल हुई उसको खाना कहने के लिए कि खाना रेडी है, आ जाएं। तो जब उसने मंजर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। पूरा बिस्तर खून से भरा हुआ था और उसकी उंगली पे खून था जिसको उसने टॉवल से रोका हुआ था। अहमद ये क्या है? अहमद जिस अंदाज में खड़ा सोच रहा था और जवाब नहीं दे सका तो नादिया को लगा जैसे अहमद को यकीन आ गया हो। हाँ तुम सच कहती थी, ये तो वही मामलात हैं जो जिन्नात के मामलात हैं।
खाना तो दोनों ने खा लिया, लेकिन वो पहली रात थी जब अहमर भी उसके साथ सो नहीं सका और मुसलसल जागता रहा और उसको हौसला दिया कि तुम परेशान मत हो, मैं किसी आमिल बाबा से रब्ता करता हूँ। हाँ, तुम सच कह रही हो, लग रहा है इस घर में कोई मसला है। तुम परेशान ना हो, मैं सुबह ही इसका कोई ना कोई हल करता हूँ। नादिया बोली, मैं आपको पहले कहती थी, आपको मेरी बातों पे यकीन, शुक्र है आपने अपनी आंखों से देख लिया। और जब सुबह वो नाश्ता कर रहा था तो नादिया बोली, आप तब तक ऑफिस ना जाइएगा जब तक खाला नसरीन ना आ जाए, मैं अकेला मत छोड़िएगा। उसने कहा ठीक है। जैसे ही खाला नसरीन आ गई तो अहमद ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम तब तक खाला नसरीन के साथ ही रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, अकेली ना रहना। तो वो खुद डर चुका था और अपनी आंखों से मंजर देख चुका था, इसलिए अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ताकीद करके गया कि जब मैं आऊँ फिर खाला नसरीन को छुट्टी देना, अकेले मत रहना। वो सीधा दफ्तर पहुंचा। उसका एक बेस्ट फ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड शहरोज, जिसने उसका जिक्र किया, सारी सूरत हाल उसको बताई। शहरोज जानता था कि अभी कुछ दिन पहले इसने नया मकान ख़रीदा है, नया नहीं, एक मकान ख़रीदा है, और सारी सूरत हाल जब उसको बता चुका तो उसने कहा, शहरोज ने कहा, यार एक आमिल बाबा है, मैं उसको जानता हूँ, अगर तुम कहो तो हम उसके पास जा सकते। अहमद बोला तो यार कल की बजाय आज ही क्यों ना चलें, अगर हम जल्दी थोड़ा सा टाइम निकाल लें और सीधे भाभी की तरफ चलें। कहा मुझे तो कोई इतराज़ नहीं यार, बाकी भाभी पीछे परेशान होगी, चल चलते हैं। जल्दी ऑफिस से दोनों ने छुट्टी की और आमिल बाबा के पास, जो पहुंचा हुआ कहलाता था आमिल बाबा, दोनों पहुंच गए। आमिल बाबा को सारी सूरत हाल बताई। आमिल बाबा ने कहा मुझे अपने घर ले चल। आमिल बाबा और अहमद घर पहुंचे। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो नादिया ने दरवाज़ा खोला। खाला नसरीन क्योंकि उसने उसको अभी तक जाने नहीं दिया था जब तक अहमद ना आता, उसके साथ थी। जैसे ही बाबा को देखा तो अहमद ने कहा, नादिया आप और खाला कुछ देर के लिए अंदर चली जाओ, बाबा ने घर को देखना है। बाबा जी एक बिल्कुल बारिश से बुजुर्ग थे, सफ़ेद उनकी दाढ़ी थी, सफ़ेद अमामा पहना हुआ था, हाथों में तस्बीह थी, कुछ पढ़ते जा रहे थे और दरो दीवार को देखते जा रहे थे, पढ़ पढ़ के फूंकते जा रहे थे, घर के हर कमरे में हर जगह पे जा रहे थे, हर जगह का विजिट कर रहे थे और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़े जा रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद नादिया और खाला नसरीन भी सामने आ गई। जिस कमरे में वो दोनों खड़ी थी उसी कमरे में अहमद और बाबा पहुँच गए। तो बाबा ने सवाल किया, इस घर में टोटल कितने लोग रहते हैं? तो खाला नसरीन ने कहा 120। नादिया और अहमद दोनों चौंक पड़े और खाला नसरीन की तरफ देखा कि ये कैसा जवाब था। तो खाला नसरीन को ऐसे लगा जैसे वो पता नहीं बेवकूफ़ी में क्या बोल गए, करी सॉरी 4 लोग 120 इनके घर का नंबर है, उनके घर का नंबर 120। 4 लोग हैं, अहमद ने जवाब दिया। बाबा पूरे एक दरो दीवार को देखते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते जब वापस हुए तो कहा, ठीक है मैंने इस घर को देख लिया है, इस घर के अंदर तो पूरा कबीला आबाद है, जिन्नात का खौफनाक कबीला। सच है बहुत ज़्यादा तादाद में है इस घर में, काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन परेशान मत हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमने कल एक काम करना है, कल ऑफिस से जब तुम्हें छुट्टी हो सीधे मेरे पास आना, मैं रात को अमल करूँगा, तुम्हें तावीज़ बना के दूंगा, तुम वो तावीज़ भी मुझसे ले लेना। और हाँ मेरी बात सुन, इधर आओ। बाबा उसको लेके साइड पे गए और कहा, मैं चला जाऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ, बस एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। कल ही तुम्हें बताऊँगा जब तुम मुझसे तावीज़ लेने के लिए आओगे, बस एक बात कान तो खोल के सुन लो, अपने घर के जितने भी अफराद हैं उन पर भी निगाह रखें। मैं चलूँ, ये बाबा जी ने कहा और चले। अहमद बहुत परेशान हुआ, ये बाबा जी कैसा जुमला बोल के गए हैं कि घर के लोगों पे भी निगाह रखना, ये कैसी बात है। खैर वो बेचैन था। जैसे कैसे दोनों मियाँ बीवी ने रात गुजारी, खाला नसरीन अपने घर चली गई, दोनों ने रात गुजारी और अहमद ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ। नादिया बोली, खाला नसरीन को तो आने दी,
अहमद बोला, नहीं मुझे जल्दी निकलना होगा क्योंकि पहले मैंने ऑफिस जाना है और ऑफिस से सीधा बाबा जी के पास जाना है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं रुकी। अहमद चला। थोड़ी देर के बाद खाला नसरीन आ गई और उन्हें बताया, बेटी मेरी एक मजबूरी बन गई है बाजी, मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए, नहीं तो मैं कल कोशिश करूँगी वापस आ जाऊँगी। पीछे मेरे हैं, वो बीमार हो गया, मुझे यहाँ पे जाना है। वो बहुत मजबूरी थी, ना चाहते हुए भी नादिया को छुट्टी देनी पड़ी। यूं खाला नसरीन छुट्टी लेकर चली। अहमद ने अपने ऑफिस में काम किया और जैसे ऑफिस से छुट्टी उसने ली, सीधा बाबा जी के पास पहुंचा और जैसे ही वहां दाखिल हुआ देखा लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम जमा है, रश है बहुत ज़्यादा। पूछने पे मालूम हुआ बाबा जी का इंतकाल हो गया है। बाबा जी सुबह अपने कमरे में मुर्दा पाए। रात सारी तो सही सलामत थे, घर वाले भी सो गए, लेकिन जब सुबह घर वाले उठे उन्होंने देखा तो बाबा जी बहुत खौफनाक था। सीधा अपने घर पहुंचा, दरवाज़ा नादिया ने खोला तो पूछा खाला कहाँ है, तुम अकेली क्यों? उसने कहा खाला को आज छुट्टी चाहिए थी, खाला चली गई हैं इसलिए। पूछा घर के हालात ठीक हैं? नादिया ने कहा अभी तक तो ठीक हैं, क्यों क्या हुआ? तभी अहमद ने कहा बाबा जी अब इस दुनिया नहीं। और बाबा जी मरने से पहले जो एक बात कह गए थे उसका जवाब भी नहीं देकर गए, लेकिन तो इतना कहा था कि घर के अंदर कोशिश करना, तिलावत लगा कर रखना। लेकिन एक बात ऐसी उलझी हुई कह गए थे जिसका मुझे जवाब नहीं था। कौन सी बात है? तो अहमद को लगा कि अभी बीवी से इस बात को शेयर करना ठीक नहीं होगा, वो परेशान हो जाएंगे। कहा कुछ नहीं, बस अब 2 दिन खाला उनके घर नहीं आई क्योंकि वो छुट्टी लेकर गई थी, लेकिन उन 2 दिनों में दोनों मियाँ बीवी शदीद परेशान थे क्योंकि अब बाकायदा तौर पे छत से कभी रात को दौड़ने की आवाज़ आती, कभी पीछे से औरतों के हंसने की आवाज़ आती। उनके बेड की चादर के ऊपर रोज़ खून के छींटे पड़ रहे थे। घर के अंदर इतना कुछ हो रहा था कि उनकी समझ से बाहर था। और नादिया मुसलसल अहमद से कह रही थी खुदा का वास्ता है निकलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से, हम मारे जाएंगे। अब अहमद परेशान था कि अभी तो घर लिया है, इतनी जल्दी कैसे मैं इसको बेचूं, क्या करूं? उसकी समझ कुछ नहीं आ रहा था। और नादिया एक रट लगा रही थी कि इस मखलूक ने जो इतने दिनों में इतना कुछ कर दिया है कि आवाज़ों का आना, छत पे दौड़ना, हंसने की आवाज़ आना, रोने की आवाज़ आना, खून के छींटे पड़ना, ये क्या है? और जब 2 दिन खाला नहीं आई तो शाम को बैठी हुई, तकरीबन ये 3 बजे का टाइम था, आज भी खाला नहीं आई थी और अंदाज़ा हो चुका था 3 बज गए हैं, खाला आज भी नहीं आई थी। अहमद ऑफिस में थे, नादिया घर में थी कि एकदम से नादिया के दिमाग में आया खाला कब आएगी? खाला तो मुझे 2 दिन का कह के गई थी कि मैं आ जाऊंगी, आज तो उसको आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आई? मैं किससे पता करूं खाला का? तो एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया, हाँ उसने बताया था इस गली के आखिर में बाजी फरहत रहती हैं, उनके घर में काम करती रही हैं, तो उनसे कम से कम पता लगाया जा सकता है कि कहाँ गई हैं बाजी, खाला नसरीन कहाँ हैं, क्यों नहीं आई अभी? और वैसे भी उसने पहले दिन तहकीक करनी थी, ऐसी ही मसरूफियत आई और इतने ही हालात ख़राब हुए कि उसको समझ ही कुछ ना आई। तो उसने कहा कम से कम मैं बाजी फरहत के घर जाके पता तो कर रहा हूँ क्या हालात हैं। वो घर से बाहर निकली, उसने अपने घर को ताला लगाया बाहर से और सीधी चलती हुई गली के एंड में पहुंची। वहां पे जो उसने घर बताया था, सब्ज कलर का गेट बताया था उनका, वाकई वहां पे एक सब्ज कलर का गेट था। दरवाज़ा खटखटाने पे एक औरत ने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा जी मेरा नाम नादिया है, मुझे बाजी फरहत खातून ने कहा जी मैं ही। उसने कहा जी आपसे कुछ बात करनी चाहिए। उसने कहा अंदर आइए। नादिया कपड़ों से शक्ल से लगती थी एक पढ़ी लिखी अच्छे घर की। उसने उसको अंदर बुला लिया, कहा जी बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? तो उसने कहा मुझे आपसे ये पूछना है खाला नसरीन कब आएंगी? मुझे कल का कह के गई थी, आज भी नहीं आई, मैं उनकी वजह से परेशान हूँ, उनका पता करने के लिए आई हूँ। उस बाजी फरहत ने कहा मैं आपकी बात को समझी नहीं, किस नसरीन का पूछा? मैंने कहा वही जो आपके घर में काम करती हैं खाला नसरीन, उनके बारे में पता करना। मेरे घर में तो कोई भी काम नहीं करता, मैं तो अपने सारे काम खुद करती हूँ। आपको किसने कह दिया कि मैं किससे काम कराती हूँ? नहीं, मैंने आज तक कभी किससे काम नहीं कराया। और ये जो नाम है खाला नसरीन, ये मैंने सुना ही पहली दफ़ा है, इससे पहले मैंने ये नाम तक भी नहीं सुना।
एक बहुत बड़ा झटका था Take down the Lord. नादिया को। ये वो क्या सुनने लगी? उसने तो बताया तो वो काम करती है, उसकी मसरूफियत इस तरह रही कि वो तस्दीक नहीं कर सकी, लेकिन वो तो बता रही थी बाजी फरस, तो यहाँ तो काम नहीं करती। एकदम से उसकी दिल की धड़कन तेज हुई और उसने फौरन दौड़ लगा दी घर की तरफ कि मैं घर पहुंचूं और अहमद को इस सूरत हाल से बता सकूं कि ये कैसी बात हुई है। वो जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा बंद है। उसने ताले से चाबी खोली और चाबी खोल के जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो सामने सोफे के ऊपर खाला नसरीन बैठी। वो खाला नसरीन के नीचे ज़मीन पे बैठती थी, कभी सोफे नहीं बैठती थी। वो चौड़ी हो के इस अंदाज में जैसे कोई बादशाह सोफे पर बैठता है, बादशाना स्टाइल के अंदर वो सोफे पर बैठी हुई थी। जैसे ही नादिया की खाला नसरीन पे निगाह पड़ी तो पाँव एकदम से उसी जगह पे साबित हो गए। दिल की धड़कन शदीद जो पहले ही तेज़ थी मज़ीद तेज़ हो गई और वो इंतहा की खौफजदा हो गई कि बाहर तो ताला लगा था, तो ये अंदर कहाँ से आई। और उसके लबों पे यही सवाल आ गया, बाहर से ताला आप अंदर कैसे आई हैं? तो उसी लम्हे नादिया ने देखा वो जो सामने बैठी खाला थी उसकी आंखें खुद ब खुद लंबी होती इतनी लंबी होती गईं, चौड़ी होती कानों से जाकर लग गईं। सामने बैठी उसी खाला